हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून ने तबाही मचा रही है। पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार बारिश के बीच बाढ़ और मुश्किलातन से राज्य तबाह है। लगातार हो रही बारिश के कारण ब्यास नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ज़िला के हालात अभी इस तरह के हैं, ये कंप्लीट डिज़ास्टर की स्थिति में हैं और सभी नदियां उफान पर हैं। बहुत ही ज़्यादा उग्र स्थिति है और बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और पार्किंग एरियाज़ बहुत सारे जो जल में निमग्न हो चुके हैं। लेकिन हमने इवैक्यूएशन की बहुत अच्छी कार्रवाई की है। हमारी लोकल टीम्स और SHOs के साथ मिलकर हमने जहाँ जहाँ पर लोगों को खतरा है वहाँ से लोगों को हमने इवैक्यूएट किए। करीब 8 से 12 परिवार जो हैं उनके लोगों को हमने आज ही इवैक्यूएट किया और अभी भी इवैक्यूएशन की जो प्रक्रिया है वो जारी है। कहीं तो कुछ लोग स्ट्रैंडेड हैं या उनको निकालने का प्रोसेस चल रहा है कुछ इस तरह? जो लोग कुल्लू से वापस यहाँ को यात्रा कर रहे हैं वहाँ से कुछ खबरें आई हैं कि उन लोगों के फ़ोन्स पे कांटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। कुल्लू में पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी बाधित है, इस वजह से उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सीजन की पहली बारिश ने पूरे NCR पर बड़ा असर डाला है। यूपी के गाजियाबाद में लगातार और बारिश से निचले इलाकों में भारी जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। दौलत नगर जैसे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने 10 जुलाई को कर्नाटक में प्रमुख जैन विष्णुमानी कामकुमार नादी महाराज की हत्या की निंदा की। उन्होंने अपराध के अपराधियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की भी मांग की। श्री कामकुमार नादी महाराज की हत्या और ज्यादा नींद नहीं ने कहा, शुरुआत के आरोपी का नाम भी सामने नहीं आया था। स्थानीय लोगों को यह बयान देने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया गया कि वह कुछ वित्तीय लेन देन में शामिल था। उधर के जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों को स्टेटमेंट देने के लिए कि कुछ उनका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन था तो फाइनेंसिंग करता था, ऐसे स्टेटमेंट दिलवाने का भी कोशिश हुआ है। मीन्स एक तरह ये जो कुछ आर्थिक व्यवहार था, आर्थिक व्यवहार से का मर्डर हुआ है, इनका मर्डर हुआ है, ऐसा एक माहौल क्रिएट करने का भी कोशिश हुआ। इसमें लोगों को शक आया कि तो जो हत्यारे हैं उनको संरक्षण देने का भी काम हो रहा है। मुझे लगता है तुष्टीकरण का राजनीति का एक पराकाष्ठा है और मैं कर्नाटक सरकार जब लोगों से प्रेशर आया, जनप्रतिनिधियों से प्रेशर आया तब एक्टिव हुआ है। ये बहुत गलत है और सभी जो जैन साधु सन्यासी है जो पैदल चलते हैं, सारे देश विदेश में जो पैदल चलते हैं, उन लोगों को पूरा संरक्षण, और जब भी वो कई से जगह से गुजरते हैं उधर अगर कुछ व्यवस्था उनके धार्मिक स्थल वगैरह नहीं है तो सरकारी बंगलों में करने का व्यवस्था करना चाहिए, संरक्षण देना चाहिए। इसमें जो हत्या की है तो उनको एकदम कड़ी से कड़ी एक शिक्षा मीन्स पनिशमेंट देना चाहिए। उत्तेजित मछुआरों ने 10 जुलाई को रामेश्वरम से श्रीलंकाई नौसेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मछुआरों ने श्रीलंकाई नौसेना पर लगभग 15 मछुआरों को पकड़ने और कई मशीनीकृत नौकाओं को जब्त करने का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया और मछुआरों की रिहाई की मांग की। 60 நாட்கள் தடைகாலம் முடிஞ்சு முதல் வாரத்திலே 22 மீனவர்கள் 3 படகு இலங்கை கடற்படை சிறைபிடிச்சாங்க. அதன் தொடர்ச்சியாக நேற்று முன்தினம் ராமேஸ்வரத்திலிருந்து மீன் பிடிக்க போன 2 படகுகளையும் 15 மீனவர்களையும் சிறைபிடிச்சிருக்காங்க. மத்திய மாநில அரசாங்கம் மீனவர் பிரச்சனை வேடிக்கை பார்க்குறாங்க. ரொம்ப மெத்தனத்தை கையாளுறாங்க.
கடந்த ஆட்சி காலத்தில், அதாவது 2014க்கு முன்னாடி அப்போ இருந்த காங்கிரஸ் அரசு இருக்கும்போது இலங்கையில் வந்து மீன் பிடிக்க போய் சிறைபிடிக்கப்பட்ட படகு ஒரு படகு கூட இலங்கையில் இல்லை. ஆனால் இந்த அரசு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஏழை மீனவர்களை, சிறுபான்மை இனத்தை அழிக்கிற நோக்கத்தோடு செயல்பட்டு இருக்காங்க. உண்மையிலே கண்டிக்கத்தக்கது. உடனடியாக இலங்கையில் உள்ள படகுகளை விடுதலை பண்ணணும். இந்த மீன்பிடி தொழிலுக்கு வந்து ஒரு நிரந்தர பாதுகாப்பு கொடுங்க. ஒவ்வொரு நாளும் வந்து செத்து பிழைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. மீனவ தொழிலாளர்கள்லாம் அச்சத்தில் வந்து கடலில் கால் வைக்கிறதுக்கு அச்சப்படுறாங்க. மாற்று மாநிலங்களை நோக்கி ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த நிலை தொடரக்கூடாது. இது கண்டிக்கத்தக்கது, கண்டனத்துக்குரியது. நாங்கள் இதை கண்டித்து வேலைநிறுத்தம் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வேலைநிறுத்தம் தொடர்ந்து வேலைநிறுத்த போராட்டமாக இருக்கிறத, நாளைக்கு மீன் பிடிக்க போகிறது இந்த அரசாங்கத்தினுடைய கையில் தான் இருக்குது. அதனால் மத்திய மாநில அரசாங்கங்கள் வந்து மீனவர் பிரச்சனையை அரசியலாக்காமல் உடனடியாக மீனவர் பிரச்சனையை, வாழ்வாதார பிரச்சனையை கருத்தில் கொண்டு ஒரு நிரந்தர தீர்வை ஏற்படுத்துறதுக்கு வழிவகை செய்யும். இதுதான் ஒட்டுமொத்த மீனவர்களுடைய கோரிக்கை. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हुई टूट पर पार्टी नेता और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बयान आया है। उन्होंने कहा कि हम शरद पवार के साथ है। जो लोग हमारे सीनियर नेता लोग जो गए, उनके तरफ से सभी विधायक को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी तादाद में विधायक उनके साथ में जुड़ना चाहिए। उसके लिए सभी को ऑफर थे, मेरे को भी ऑफर था, सभी को थे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा विधायक उनके साथ में आना चाहिए। लेकिन कुछ विधायक गए, कुछ विधायक नहीं गए। हमने तय कर लिया था कि यहाँ आखिर तक हम पवार साहब के साथ में रहेंगे। सर, शपथ विधि से कितने दिन पहले संपर्क किया गया? संपर्क को क्या है, शपथ विधि जिस दिन है उस दिन भी संपर्क किया गया। विधायक को हमारे जिस दिन एक दिन पहले भी संपर्क किया गया कि आप आओ करके, ये नहीं बताया गया कि शपथ विधि है करके आप जल्द से जल्द बम्बई में पहुँचो। लेकिन जो विधायक है हमारे राष्ट्रवादी के, सभी को संपर्क किया गया। इसमें से कुछ मान गए, कुछ नहीं माने। उन्होंने तय किया कि कोई भी हालत में पवार साहब के पीछे रहेंगे, मतलब रहेंगे। क्या अजीत पवार के लिए और जो लोग गए प्रफुल्ल पटेल के लिए दरवाजे एनसीपी के खुले हैं अभी भी? अगर वो अपना मन बदलते हैं तो क्या उनकी घर वापसी हो सकती है? प्रफुल्ल पटेल साहब, अजीत दादा साहब हमारे सीनियर हैं। वो समझो वापसी आते हैं तो उनका स्वागत ही होगा पार्टी में। सर, आप संपर्क करेंगे उनसे कि वो वापस आ जाएंगे? हमारे सीनियर लोग हैं, वो संपर्क करेंगे। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह जल्द ही होगा। उन्होंने आगे कहा, आज वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को वार्षिक सम्मेलन था और वह राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया गया था। हम महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाने के लिए सभी कदम उठाएंगे। महाराष्ट्र पुलिस, और इसीलिए आज के 2 दिन के सत्र में बहुत से नए विषयों पर चर्चा होगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो जो और प्रावधान करने की आवश्यकता है उसको सरकार बिल्कुल करेगी। जैसे हम अच्छे काम की अपेक्षा करते हैं वैसे पुलिस दल को जो जो आवश्यक चीजें हैं वो देने का काम भी हमारी सरकार करेगी। हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने 10 जुलाई को यानी आज हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण हुई जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 8 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल में बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है। हिमाचल में और पूरे नदर्न इंडिया में जिस तरीके से हैवी रेनफॉल पिछले 2 दिन से हो रहा है और इसमें हिमाचल में ख़ास करके बहुत सा नुकसान हुआ है। मैंने कल भी ये बात कही थी कि हिमाचल में करीबन 765 रोड्स है जो उससे प्रभावित हुई है और आज हमारे डिपार्टमेंट द्वारा ये प्रस्तावित किया गया है कि करीबन 550 सड़कें जो है वो खोल दी जाएगी, मगर क्योंकि कई जगहों पे जो डेब्रीज है वो समय समय पर सड़कों के ऊपर आ रहे हैं, जो हालांकि हमने करीबन 342 मशीन्स
प्रदेश के अंदर डिप्लॉय करी है पूरे प्रदेश के कोने कोने में, मगर फिर भी जो है इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है और काफ़ी लोगों को जो है वो कुल्लू मनाली में जो स्ट्रैंडर्ड थे, टूरिस्ट थे, उनको सेफली इवैक्यूएट किया गया है। और कुछ दुखद खबरें भी आ रही है। ज़िला शिमला में कल रात और आज सुबह के बीच में करीबन 8 लोगों के दुखद मृत्यु की खबर भी अलग अलग क्षेत्रों से आई है। तो उन परिवारों के साथ भी हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी इस विषय पे चर्चा करी है, बात करी है। और नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ अथॉरिटी द्वारा भी पूरा सहयोग हिमाचल प्रदेश को इस आपदा के घड़ी में दिया जाएगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। मैंने भी अपने डिपार्टमेंट को ये निवेदन किया है कि पूरा एक असेसमेंट कितना लॉस हमारे पूरे प्रदेश में हो रहा है उसका एक पूरा ब्यौरा बनाएं, ताकि जल्द हम इसको जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भिजवा कर हिमाचल को पूरा सहयोग जो है वो फाइनेंशियली जो है वो करवाया जाए, उसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री अतिशी ने 10 जुलाई को यानी आज कहा कि कल यमुना नदी के खतरे के निशाने को पार करने की आशंका है। उन्होंने कहा, हमारी गणना के अनुसार ऐसे लगता है कि कल सुबह तक यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर जाएंगे। सुबह तक हथनीकुंड बैराज से हर घंटे में करीब 45,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था। अब वो संख्या तकरीबन 3 लाख क्यूसेक प्रति घंटे पर पहुंच गई है। ऐसा लग रहा है हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से कि कल सुबह तक जो वाटर लेवल है वो डेंजर मार्क से ऊपर पहुंच जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर लगातार फिर भी बारिश चलती रही, क्योंकि हरियाणा में बरसात हो रही है, उससे पीछे हिमाचल प्रदेश में बरसात हो रही है, तो आगे चलते हुए और कितना पानी आता है इस पर हमने एक पैनी नजर बनाई हुई है। अभी सीएम ने मीटिंग भी बुलाई है, तो लगातार जैसे 8 बजे की हमें खबर मिली कि 2,80,000 क्यूसेक पानी उधर से छोड़ा गया। कल काफी पानी बिल्कुल रात को तो यहाँ पे पहुंचेगा, कब तक? देखिए ये पानी कल 11 बजे तक तकरीबन 36 से 48 घंटे लगते हैं जब हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है। 36 से 48 घंटे में ये पानी यहाँ पे पहुंचता है मानसून के मौसम में। इस मौसम में पानी की स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है। तो जो पानी कल छोड़ा गया था, परसों छोड़ा गया था, वो तकरीबन कल 11 बजे तक यहाँ पर पहुंचेगा। और कल एक्सपेक्टेड है कि जो ओल्ड यमुना वाला रेलवे ब्रिज है वहां पर डेंजर मार्क को पानी क्रॉस कर जाएगा। क्या मुनादी करा रहे हैं या रेस्क्यू के लिए? मुनादी ऑलरेडी शुरू हो गई है। जो फ्लड प्लेन्स में लोग रहते हैं, कुछ इवैक्यूएशन भी शुरू हो गया है। जो लोग पानी के बहुत ज्यादा करीब थे, पूरा इवैक्यूएशन प्लान भी बन गया है। पूरा पल्ला से लेके साउथ दिल्ली तक अलग अलग एरियाज में बोट्स को स्टेशन कर दिया गया है और बोट्स में प्रॉपर रेस्क्यू इक्विपमेंट भी है। दूसरा, जिन लोगों का इवैक्यूएशन होगा उनके भी अरेंजमेंट्स कि वो कहाँ रहेंगे, उनको कहाँ लेके जाया जाएगा, वो सारा अरेंजमेंट। दिल्ली की क्या स्थिति है? बाकी अगर दिल्ली की बात करें, जैसे बारिश के पानी लगातार कई जगह जल भराव की स्थिति थी, अभी क्या सिचुएशन है? देखिए अभी बारिश नहीं हुई है पिछले कुछ घंटे से, तो इसलिए सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है। परंतु जिस तरह से टॉरेंशियल बारिश हो रही है, किसी भी शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की अपनी एक कैपेसिटी होती है। हालांकि हम लगातार उस कैपेसिटी को बढ़ाने में लगे हुए हैं। पूरे हमारे विभाग 24 घंटे काम कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। और आज मुख्यमंत्री ने खुद भी एक रिव्यू मीटिंग बुलाई हुई है।